नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए दोस्तों स्पेशल एमसीक्यूज वीडियो लेकर एक बार फिर उपस्थित हूं। आईटीआई वाले बच्चों का एग्जाम अभी हो चुका है। अब कंपटीशन एग्जाम वाले बच्चों के रिसेंटली 3 बड़ी परीक्षाएं होनी है। राजस्थान टेक्निकल हेल्पर परीक्षा, मुख्य परीक्षा बोल सकते हो आप इसे, और यूपी आर्मी TG2, साथ ही हिमाचल प्रदेश SSC लाइनमैन और सब स्टेशन अटेंडेंट के मुख्य एग्जाम होने हैं। यदि आप भी कर रहे हैं इन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी तो हमारे साथ जुड़ जाइए। हम नियमित रूप से आपको इसी तरह के क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाते हैं। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस रखें। जैसे ही नया वीडियो आएगा नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आगे आज के प्रश्नों से शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट रहेगी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारा एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड जरूर कीजिए। ऐप में कंप्लीट पेड कोर्स और टेस्ट सीरीज आपके लिए अवेलेबल है, आप उसे ले सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और आज का नंबर 1 सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 220 वोल्ट RMS AC वोल्टेज का पीक मान की गणना कीजिए। यानी आपसे शिखर मान पूछा गया है, जबकि आपको RMS मान दिया हुआ है। दोस्तों बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चों को फॉर्मूला याद भी नहीं रहता। एक बार फिर बता देता हूँ। जब आपको V मैक्सिमम कैलकुलेशन करना हो RMS मान से, तो फॉर्मूला होता है कि दिए गए उस RMS मान को 1.414 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। यानी आपको यहाँ क्या करना है कि जो 220 वोल्ट दिया हुआ है उसे 1.414 से मल्टीप्लाई करना है। लगभग आपको यूं समझ लीजिए कि 1.5 गुना करना है। अगर आप ये नहीं भी करते हैं तो एक और तरीका भी है, आपको मैं बता दूं। और वो दूसरा तरीका है कि आप उस RMS मान में RMS की जो वैल्यू होती है 0.707 उससे भाग कर दीजिए, तब भी आपका उत्तर आ जाएगा। अब यहाँ आप कैलकुलेशन कर लीजिए और उत्तर का मिलान कीजिए। कंफर्म करके हमें आंसर अपना ज़रूर बताएं। जहाँ तक मेरा कैलकुलेशन है, इसका आंसर जो है वो B आना चाहिए, 311.17। ये मुझे लग रहा है आंसर आपका। तब तक आप कर लीजिए कैलकुलेट इसको। तो B उत्तर के साथ हम इसमें जा सकते हैं। और ये आपका पहला क्वेश्चन, जिसने भी आंसर किया है B उत्तर सही माना जाएगा। चलिए सेकंड सवाल की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन शायद आपको देखने में समस्या हो रही होगी, लेकिन मैंने यहाँ स्पेस इसीलिए रखा था ताकि हम यहाँ आपको चीज़ें एक्सप्लेन करवा सकें थोड़ी सी, जिसको हम बेहतर तरीके से समझ सकें। सवाल सुनिए। एक ट्रांजिस्टर में कलेक्टर क्षेत्र भौतिक रूप से एमीटर से बड़ा क्यों बनाया जाता है? अब देखो बहुत सारे बच्चों को तो फिजिकल कंडीशन का ही नहीं पता, तो मैं एक बार सारी चीज़ें रिपीट करना चाहूँगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर स्पेस रखा था। आइए बात करते हैं। सबसे पहले एक ट्रांजिस्टर में साइज के आधार पर, अच्छा टर्मिनलों के नाम तो पता होगा ना। ट्रांजिस्टर में 3 सिरे होते हैं, BJT की बात कर रहा हूँ मैं, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर बोलते हैं। इसमें 2 तो जंक्शन होते हैं, याद रखना, ठीक है, 2 जंक्शन होते हैं। बाईपोलर है वो तो खैर नाम से ही पता लग गया, यानी 2 ध्रुवता वाली युक्ति है। 2 PN जंक्शन होते हैं, 3 टर्मिनल होते हैं, एमीटर, बेस और कलेक्टर। आइए बात करते हैं जरा। देखिए भौतिक रूप से बड़े टर्मिनलों की अगर बात की जाए ना, तो कलेक्टर सबसे बड़ा होता है, उसके बाद में एमीटर आता है और उसके बाद में बेस आता है। यानी एक ट्रांजिस्टर में फिजिकली देखा जाए तो बेस जो है वो सबसे पतला होता है। ऐसा क्वेश्चन भी पेपर में कई बार पूछा जा चुका है कि सबसे पतला कौन है। नंबर 2 पर बात आती है कि डोपिंग के मामले में टर्मिनल्स कैसे कैसे होते होंगे। तो ट्रांजिस्टर में एमीटर की डोपिंग सबसे अधिक, कलेक्टर की डोपिंग उससे कम और बेस की डोपिंग सबसे कम होती है। यानी यहाँ पर आपको 2 निष्कर्ष निकालने हैं बेस के बारे में। सबसे पतला भी बेस होता है, सबसे कम डोपिंग भी बेस की ही होती है। सवाल हमारे सामने ये आया कि हमने भौतिक रूप से कलेक्टर को बड़ा क्यों रखा।
माय डियर, इसका ए ऑप्शन ध्यान से देखिए, इसे अधिक गर्मी का प्रसार करना पड़ता है या अधिक गर्मी सहन करनी पड़ती। चलिए सवाल नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। क्लास ए एम्पलीफायर का मुख्य लाभ क्या है, मेन बेनिफिट क्या है क्लास ए एम्पलीफायर का। देखो क्लास के आधार पर एम्पलीफायर 4 प्रकार का होता है, ए, बी, सी और ए बी। ऑपरेशन के बारे में भी आपको इनका पता होगा। क्लास ए का जो है वो 360 डिग्री पर माना जाता है। इसको बोला जाता है कि एक पूर्ण साइकिल या एक पूर्ण चक्र के बाद इसमें धारा का संचालन होता है। क्लास बी का 180 डिग्री के बाद मानते हैं, यानी शॉर्ट में बोला जाता है कि हाफ साइकिल के बारे में होता है। ए बी है दोनों के बीच का, 360 से कम, 180 से अधिक और 180 से भी कम में रह जाता है, वो है क्लास सी हमारा। ये तो थे छोटे छोटे इसके सवाल। अब बात ये आती है कि इनमें से हमें बेनिफिट या लाभ क्या मिलता है। देखो बड़े बेनिफिट या लाभ क्या है आपको मैं बता दूं, तो बड़ा बेनिफिट और लाभ क्लास ए में ये रहता है कि इसमें विकृति जो होती है ना वो बहुत कम होती है, सिग्नल में डिस्टोर्शन बिल्कुल भी नहीं आता है और इसी के साथ इसकी जो दक्षता होती है वो भी कम होती है। यानी आपको 2 उत्तर देने हैं। और एम्पलीफायर के मामलों में तो ये बड़ा साफ और क्लियर कट लिखा हुआ है, आपको भी याद रखना है, ठीक है ना, कि जिसमें विकृति कम होती है उसी में दक्षता कम होती है। अब एफिशिएंसी कम होना तो नुकसान है और विकृति कम होना लाभ है। एम्पलीफायर में ये चीजें साथ में चलती है, ध्यान रखना। जैसे क्लास सी एम्पलीफायर है, उच्च दक्षता उच्च विकृति। क्लास ए है निम्न दक्षता निम्न विकृति, ये ध्यान रखना है। अब क्लास सी में एक फायदा एक नुकसान है। फायदा क्या है, एफिशिएंसी बहुत है। और क्लास ए की अगर कोई एफिशिएंसी के बारे में आपसे पूछे तो ध्यान रखना इसकी दक्षता जो है वो लगभग 35% होती है। वैसे अधिकतम दक्षता अगर कोई आपसे पूछे तो इसकी मैक्सिमम दक्षता 50% हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं। इसका भी है, कब होता है, जब ये डायरेक्ट कपलिंग वाली होती है ना, तब इसकी दक्षता 50% होती है। अगर ट्रांसफॉर्मर कपलिंग है तो इसकी दक्षता 35% ही होती है। खैर एम्पलीफायर के बारे में ध्यान रखना, कुल मिला के इतना ही बताना चाहूँगा कि चारों क्लास एम्पलीफायर के बारे में कंडक्शन एंगल पढ़ लीजिए, डिग्री में मान पढ़ लीजिए, दक्षता पढ़ लीजिए और लाभ और हानि कैसी है वो तुलना सिर्फ इनकी याद रख लीजिए। और एक स्टेप आगे जाओ तो इनका क्यू पॉइंट कहाँ से निकाला जाता है, जो संचालन बिंदु होता है ना वो कहाँ से निकलता है, उसको भी याद कर लें तो शायद ज़्यादा सही रहेगा। देखो अगला सवाल क्या करें, 24 वोल्ट पर समान मान के 2 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए, पहला ओपन है, दोनों पर वोल्टेज ड्रॉप कैसा कैसा होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, या यूं कहूँ मैं बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो मान लीजिए कि एक प्रतिरोधक इस तरह से श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, दूसरा प्रतिरोधक इस तरह से श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है और वो ओपन है ना, सॉरी पहला ओपन दिखा रहा है, कोई बात नहीं, हम इसको R1 मान लेते हैं, है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो ये R2 है। माय डियर याद रखें, मैंने हमेशा आपको बताया है कि ओपन प्रतिरोधक के सिरों पर सदैव सप्लाई के बराबर वोल्टेज होती है, जो सही होता है उस पर कोई वोल्टेज नहीं मिलती है। इसके पीछे कारण क्या होता है, देखो मैं बताऊं। कारण ये है कि जब सर्किट ओपन हो चुका है तो इस परिपथ में धारा का मान 0 है। और दोस्तों याद रखें, जिस परिपथ में करंट का मान 0 होता है, ऐसे परिपथों में वोल्टेज ड्रॉप जो है ना, IR जो होता है वो भी हमेशा 0 होता है। यानी इस परिपथ में अभी कोई ऐसा घटक नहीं है जो वोल्टेज को ड्रॉप करवा सके। इसका मतलब ड्रॉप तो कहीं हुआ ही नहीं, तो फिर वोल्टेज है कहाँ। तो फिर आज के लिए एक ही क्वेश्चन आने लग गया, मैंने कुछ दिन पहले वैसे करवाया तो था कि श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोधक अगर ओपन हो गया है तो निम्न में से कौन सा कथन उसके बारे में सही है ना। अब बहुत सारे बच्चे वही ढूंढ रहे थे कि कोई भी उपकरण कार्य नहीं करेगा, लेकिन वो मैंने ऑप्शन में ही नहीं दिया हुआ था। तो क्या दिया था गुरुजी ऑप्शन में? ऑप्शन में हमने ये दिया था फिर कि उस ओपन प्रतिरोधक के टर्मिनलों पर आपूर्ति के बराबर वोल्टता मिलेगी, ये कथन भी सही था। तो देखो पहला ओपन है इसलिए उसके सिरों पर 24 वोल्ट होगी
और दूसरा सही है तो उसके सिरों पर 0 वोल्ट होगी। तो यहाँ आपका बी उत्तर सही हो जाएगा, है ना। जिस जिस बच्चे ने बी उत्तर कर दिया है वो अपना सही मान लेना, बाकी सभी समझ लेना, आगे से ध्यान रखना। और ये बहुत बार आया है यार, दिल्ली मेट्रो 2020 जब मेंटेनेंस इलेक्ट्रीशियन का एग्जाम हुआ था तो उन्होंने क्या किया, 100 वोल्ट की सप्लाई दे दी, 2 रजिस्टर जोड़ते हुए दिखा दिए और पूछा कि एक साइड में ओपन दिखा दिया। चलिए मैं आपको उस तरह का डायग्राम बना करके दिखाता हूँ जो दिल्ली मेट्रो 2020 मेंटेनेंस में दिया था। मैं बना देता हूँ डायग्राम। उसने क्या किया था, उसने ये किया था कि यहाँ पर एक सप्लाई सोर्स और यहाँ पर एक रजिस्टर बना कर दिखा दिया, इस तरह से दूसरा रजिस्टर बना करके दिखा दिया, और यहाँ पर ऐसे खुला दिखा दिया। ये दरार सी आप समझ गए होंगे ना। अब क्या किया उसने मतलब एग्जामिनर ने यहाँ पर 100 वोल्ट लिख दिया, ये प्रतिरोधक इस पर R1 लिख दिया, ये प्रतिरोधक इस पर R2 लिख दिया। और सवाल क्या पूछा, सवाल यहाँ पर लिखे हुए थे, सॉरी, पॉइंट ए और बी लिखा हुआ था। बोले पॉइंट ए और बी के बीच में वोल्टेज का मान कितना होगा, ये पूछा था। ये डायग्राम था आपके सामने, देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो कितना आएगा उत्तर फिर इसका, ये ओपन सर्किट ही है ना, तो इन बिंदु ए और बी पर कितनी वोल्ट है, जितनी सप्लाई की वोल्टेज है, क्योंकि ना तो R1 ड्रॉप करवा सकता है और ना ही R2 ड्रॉप करवा सकता है। ऐसा क्वेश्चन उसमें पूछा था, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये रहा सवाल आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से कौन सी विशेषता हिस्टैरिसीस मोटर की नहीं है। चलिए आप उत्तर दीजिए, तब तक मैं जो नए बच्चे हैं उनको बता दूं हिस्टैरिसीस मोटर क्या होती है। एक प्रकार की सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया माय डियर, सेल्फ स्टार्ट मोटर है। इसका मतलब क्या हो गया माय डियर, नियत गति वाली मोटर है। अब सिंक्रोनस मोटर के अलावा इसमें बेनिफिट्स क्या क्या है या विशेषताएं क्या है। इसकी विशेषता होती है कि इसके रोटर पर कोई टीथ या स्लॉट या वाइंडिंग नहीं होती, ठीक बात है। इसका रोटर कठोर क्रोमियम स्टील का बना होता है, ठीक है, कठोर क्रोमियम स्टील का बना होता है। और इसका रोटर उच्च धारण क्षमता वाला होता है, यानी रोटर की जो धारणा क्षमता होती है वो बहुत उच्च होती है। हमेशा सिंक्रोनस गति पे ही इसका रोटर गतिमान होता है। अब देख लीजिए इसमें क्या क्या ऑप्शन आपको दिए हुए हैं और उन कौन सी विशेषता जो है वो नहीं हो सकती। तो क्या क्या ऑप्शन करोगे, एक एक करके बता देता हूँ। देखो, लो नॉइस, बिल्कुल इस मोटर के बारे में वैसे भी आता है कि निम्न में से कौन सी मोटर मैकेनिकल और मैग्नेटिक वाइब्रेशन फ्री है। चुंबकीय और यांत्रिक कंपनों से मुक्त मोटर कौन सी मानते हैं, हिस्टैरिसीस मोटर को मानते हैं। कोई शोर नहीं है, इसीलिए कहते हैं कि साउंड रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट में इस मोटर का उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि स्लॉट नहीं है ना। स्लॉट अगर नहीं है तो सीधी सी बात है कोई किसी प्रकार का हमिंग साउंड अंदर से नहीं निकलेगा, जैसे कि बाकी मोटरों में निकलता है। अनस्लॉटेड रोटर, यानी रोटर पर कोई स्लॉट नहीं होता, ये भी ठीक लगा मुझे, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। स्मूथ रनिंग, मोटर बिल्कुल स्मूथ चलेगी, तब कोई नॉइस नहीं है तो, है ना, नॉइसलेस ऑपरेशन है तो स्मूथ चलेगी। हाई पावर नहीं है, मोटर होती छोटी रेटिंग की है, कम रेटिंग वाली होती है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आपको इसका डी उत्तर सही कर देना है। हिस्टैरिसीस मोटर की विशेषता नहीं है, तो डी ऑप्शन के साथ जाएंगे। आगे देखो एक न्यूमेरिकल डाल दिया भाई मैंने, थोड़ा है अलग सवाल। जनरेटर है 200 वोल्ट उत्पन्न कर रहा है, आंतरिक प्रतिरोध 100 ओम है और 100 ओम के भार को कितनी शक्ति आपूर्ति करेगा। देखो दो चीजें हैं इसमें, एक बात तो ये हो गई कि आंतरिक प्रतिरोध और लोड प्रतिरोध बराबर है, इसका मतलब ये कंडीशन कहलाती है, याद है क्या, जब किसी सोर्स का आंतरिक प्रतिरोध लोड प्रतिरोध के बराबर हो उस समय वो सोर्स क्या करता है, यस, लोड को अधिकतम शक्ति स्थानांतरित करता है। इसे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम बोला जाता है ना। अब 100 ओम का है तो सीधी सी बात है आधी आधी वोल्टेज मिलती है, ऐसी सिचुएशन में ध्यान रखो 100 वोल्ट अंदर ड्रॉप हो जाएगी, 100 वोल्ट लोड को बाहर मिल जाएगी। P बराबर V² अपॉन R फॉर्मूला लगा दो और उत्तर कर दो।
100 वोल्ट बाहर मिलेगी, 100 ओम का लोड रेजिस्टेंस है, उसका पावर कंजप्शन भी कितना आएगा, 100 वाट का ही आएगा। उत्तर बी करना है आपको। ठीक बात है, छोटा सा ही क्वेश्चन था। चलिए कैलकुलेशन में हो सकता है टाइम लगा हो, लेकिन है ना, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। क्या कह रहा है सवाल आपसे, एक अधिष्ठापन में भार की गणना करते समय उदीप्त लैंप की रेटिंग कितनी लेते हैं। उदीप्त लैंप समझते हो क्या, इनकेंडिसेंट लैंप की बात कर रहे हैं, जिसको हम अपनी भाषा में GLS भी बोलते हैं, जनरल लाइटनिंग सर्विसेज, है ना। क्या विशेषता होती होगी इसकी, टंगस्टन का फिलामेंट होता है, प्रतिरोधी भार की श्रेणी में मानते हैं, उच्च पावर फैक्टर या इकाई पावर फैक्टर इसका हम मानते हैं। समझ गए होंगे। तो इसको हमेशा 60 वाट का टैकल किया जाता है, चाहे आपने कितने वाट का ही लगा रखा हो घर में। इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ISI के अनुसार उदीप्त लैंप जो है वो आपको 60 वाट का पावर कंजप्शन ही माना जाता है। आगे देखो भाई क्या कह रहा है वो, क्वेश्चन कह रहा है 1 सेकंड के लिए 1 एम्पियर की धारा अगर कहीं से प्रवाहित हो तो इसे क्या कहेंगे। Q बराबर IT होता है कि नहीं, बस तो फिर 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड के लिए चलेगी तो उसे 1 कूलाम आवेश कहेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल सा है ना। फिर भी इसमें कई सारी चीजें होती है, तो मैं आपको बता दूं कि आपको इसका उत्तर कैसे कैसे करना है। कोई और नई चीज अगर आपको इंक्लूड करनी पड़े ना, तो क्या जोड़ेंगे मैं आपको बता दूं। देखो इसमें 1 वोल्ट क्या होता है, 1 एम्पियर की धारा 1 ओम के प्रतिरोध में से प्रवाहित हो उसे 1 वोल्ट कहा जाता है। 1 ओम किसे कहेंगे, 1 वोल्ट सप्लाई पर 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो। 1 जूल किसे कहेंगे, जूल प्रति सेकंड वाट में होता है, तो आप उसको ले सकते हैं, है ना, कि 1 वाट 1 सेकंड तक चले तो उसको हम 1 जूल की तरह टेकल कर सकते हैं। खैर अभी आपका सी उत्तर करना था, जिसने भी सी उत्तर किया है वो अपना सही समझ लेना उत्तर। आगे देखो क्या कह रहे हैं, सप्लाई से संबंधित एक कैपेसिटर है, उसकी कैपेसिटी जो है वो 4 गुना बढ़ गई, C से 4C हो गई, तो उसी मान के प्रतिघात के लिए बताइए फ्रीक्वेंसी को कितनी करें। यानी वो ये कह रहा है कि XC को वही रखना है। तो पहले तो XC का फॉर्मूला लिख लो, क्या होता है फॉर्मूला, 1/2πfc। अब देखो जब ये 4 गुना बड़ा है तो फ्रीक्वेंसी 1/4 हो जाए तो मान बराबर होगा कि नहीं होगा बताओ। सिंपल सी बात है ना, धारिता 4 गुना हुई है तो फ्रीक्वेंसी 1/4 हो जाए। कैपेसिटर के रिएक्टेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, याद रख लेना। उत्तर ठीक ही लगा मुझे तो डी उत्तर सही रहेगा। आगे देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 3 फेज संतुलित स्टार में विशुद्ध प्रतिरोधी भार की शक्ति के लिए सूत्र क्या है। पहले तो देखो 3 फेज AC परिपथ में शक्ति ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है √3 VLIL cos phi, लेकिन इसने यहाँ क्या लिख दिया, विशुद्ध प्रतिरोधी लिख दिया। शुद्ध प्रतिरोधी भार का पावर फैक्टर इकाई होता है, इसलिए आपको cos phi लगाने की जरूरत नहीं है, ये उत्तर सही हो जाएगा अपना, है ना। बस दोस्तों ठीक है, आज के लिए इतना ही करवाएंगे। 3-4 काम कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक करना है, 2 व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम पर शेयर करना है, चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना है, और हमारा ऐप डाउनलोड अभी तक नहीं किया हुआ तो ऐप डाउनलोड करना है।